Hello and welcome to Ecoholics. In this video, we will understand a very major important topic. जितने भी मैंने लाइव क्लासेस में बच्चों के डाउट लिए, यूट्यूब पे कमेंट्स, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डाउट्स आए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, जितने हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें एक मेजर डाउट ये था कि आंसर राइटिंग की सर स्टाइल क्या रखनी है। क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लिखता है उसको दो तरह के आंसर राइटिंग की स्टाइल रखनी पड़ती है। पहला है जीएस का और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। दोनों की स्टाइल डिफरेंट है। तो इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं, क्विक मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप दोनों की आंसर राइटिंग को डिफर कर सकते हैं। डिफर का मतलब है जीएस में यूपीएससी को किस तरह से रिक्वायरमेंट है और ऑप्शनल में किस तरह से रिक्वायरमेंट है। खूब सारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो बैच के हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने पूछा था सर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में कैसे, क्या डिफरेंस है, क्या लिखते हैं उसमें, कि इसमें क्या नहीं लिखते। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। जीएस और ऑप्शनल का इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। जीएस क्या होता है? इसका नाम ही है जनरल स्टडीज। इसका मतलब इसका जो आंसर लिखना है आपको वो जनरल रखना है। जनरल मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में विथ सम एग्जांपल्स, डेटा, स्कीम्स। तो हमको सिंपल आंसर रखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा हमको इन सब चीज़ों का तड़का लगाना है, सिंपल। पर ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल में आपको एक्सपर्ट मानते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, मतलब आपको ये आता है। ऑप्शनल का पर्पस क्या है? जैसे आपने लिया इकोनॉमिक्स ऑप्शन, आपकी पोस्टिंग होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, आपकी पोस्टिंग होगी नीति आयोग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी जहां पे आपकी ये नॉलेज काम है। जैसे कोई हिस्ट्री ऑप्शनल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुई, उसको वैल्यू पता है उन मूर्तियों की, जो कि एक नॉर्मल इंसान को शायद उनकी वैल्यू ना पता हो। तो ऑप्शनल पढ़ने का पर्पज ये है कि हम एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ जाने और हम उसमें स्पेशलाइज करें। बट दिस एग्जामिनेशन इज नोन एज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज है। तो हमको यहाँ इकोनॉमिस्ट भी नहीं बनना है, हमको इकोनॉमिस्ट नहीं बनाएगी सरकार। तो हमको एक्सपर्ट तो बनना है, पर वो एक्सपर्ट किसका बनना है? जो चीजें सिलेबस में मेंशन है बस उसी का। हमको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। तो बच्चे पूछते हैं सर इसमें तो मैथ्स भी आएगी क्या? नहीं आती भाई, मैथ्स है ही नहीं सिलेबस में। ये मिथ चल रहा है बहुत बड़ा कि ये सब्जेक्ट टेक्निकल है। टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल मैथमेटिक्स है, अलग से है ना। तो एक्सपर्ट आपको बनना है उस सब्जेक्ट का, बट पीएचडी लेवल, इकोनॉमिस्ट लेवल आंसर भी यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करता। यूपीएससी का कहना है जो जीएस में आप जीएस पेपर 3 में आंसर लिखते हैं उसके ऊपर लेवल का आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, सिंपल। जो यूपीएससी पूछ रहा है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में, वही आपको लिखना है। तो राइटिंग स्टाइल क्या है कि एक इकोनॉमिस्ट कैसे बात करता है। अगर आपने सुना होगा रघुराम राजन, सभी ने नाम सुना है, आपने सुना होगा रघुराम राजन किस तरह से बात करते हैं। जब भी वो कुछ बात करेंगे वो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये आरबीआई ऐसा क्यों करता है, फिर उसके रीजंस बताएंगे, विथ फैक्ट फिगर्स उसको सपोर्ट करेंगे कि ऐसा डिसीजन हमने क्यों लिया। फिर उसके बाद वो एग्जांपल्स बताएंगे कि यूएस में ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, या इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो चीज एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, बट थोड़ा मॉडिफाइड करके अगर हम करेंगे तो हमको भी बेनिफिट होगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कोरिलेट करते हुए आंसर लिखना है। इसमें एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रिसर्च पेपर लिख दें। एक्सपर्टीज उतनी चाहिए जितना सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। दूसरा आंसर राइटिंग स्टाइल पे हम बात कर लेते हैं। अगर ये पेज है और आप 100 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ 100 वर्ड्स का, क्योंकि एक ही पेज दिखा सकता हूँ मैं आपको। आप सेम प्रोपोर्शन उसको 200 में डबल कर सकते हैं, 300 में ट्रिपल कर सकते हैं। ये आपका इंट्रो होना चाहिए, 15% अप्रोक्सीमेटली इंट्रो होना चाहिए। 15% थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको कट शॉर्ट कर देता हूँ। 15% आपका इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो क्या होता है? क्विक टेक ऑफ होता है। आपने देखा हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हवाई जहाज फुल स्पीड से दौड़ेगा फिर उड़ जाएगा। तो उड़ने में और लैंड करने में स्पीड और टाइम दोनों डिफर करती हैं। तो इसीलिए
जो नीचे का है लगभग 25% या 20% ले लो आप, 20 से 25% आपका कंक्लूजन में जाना चाहिए। और रेस्ट जो है वो आपका बॉडी रहेगा। ठीक है, अगर मैं 20% लेता हूं, 25 हटा देता हूं टू हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशन, 20%, तो आपका ये 35% यहां फिनिश हो गया। अब बचा आपका 65%। ठीक है, अब इस 65% में मेजर आपको जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो लिखना है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, अगर 100 वर्ड्स का है तो आप इसको 10 भी कर सकते हो, क्योंकि कभी उनने सिर्फ 5 फीचर्स ही पूछ लिए तो उसमें इतना बड़ा इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं। इंट्रो होता है क्विक टेक ऑफ, हमको क्वेश्चन समझ में आया, ये हमको एग्जामिनर को बताना है, दैट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन में लिखा है उसको रिपीट नहीं करना है, सिंपल। एवरीवन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई समझ में आया, यस आई एग्री, कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो यूपीएससी बोल ही रहा है, पर वो जो क्वेश्चन में है उसकी लाइन रिपीट नहीं करनी है। लाइंस क्या लिखनी है कि हमको क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है कि मनरेगा वाज वेरी सक्सेसफुल इन रूरल एरियाज, डू यू थिंक a similar scheme like मनरेगा will be successful in eradicating urban unemployment? ठीक है, सिंपल सवाल है, मैं आपको हिंदी में इसका सवाल अच्छे से समझा देता हूं। मनरेगा रूरल एरियाज में बहुत सक्सेसफुल है, क्या आपको लगता है कि सिमिलर स्कीम मनरेगा जैसी अगर अर्बन एरियाज में भी करें इंप्लीमेंट तो वो सक्सेसफुल होगी? ये सवाल है। अब आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए? क्विक टेक ऑफ। तो आप लिखो, वो यूपीएससी बोल ही रहा है कि मनरेगा सक्सेसफुल था, तो इंट्रोडक्शन में ये नहीं लिखना है कि यस यस मनरेगा वाज वेरी सक्सेसफुल और समथिंग लाइक दैट। नो, यू आर वेस्टिंग योर वर्ड्स। आपको लिखना है कि यस आई अग्री दैट मनरेगा वाज सक्सेसफुल, बट द प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हेट्रोजिनस इन नेचर। क्या मतलब है इसका? रूरल एरियाज में आप देखोगे तो बेरोजगारी एक तरह की होती है, होमोजेनस होती है, सब एक ही तरह से अनएम्प्लॉयड है। बट अर्बन एरिया में एक पढ़ा लिखा इंसान अगर जॉब नहीं मिल रही वो भी अनएम्प्लॉयड है, और एक इंसान जो रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, कैब चला रहा है, वो एम्प्लॉयड है। एक पीएचडी वाला भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है, एक बिना पढ़ा लिखा भी एम्प्लॉयड हो सकता है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का आपका बार है वो हेट्रोजिनस है, मतलब अलग अलग है। तो जब सबका अलग अलग है तो एक स्कीम कैसे वर्क कर सकती है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही कम्युनिकेट कर दिया। अब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा तो उसको लगे नहीं ये इंसान समझदार है, 2 लाइन पढ़ के समझ में आया कि इसके क्वेश्चन दिमाग में चला गया है, तो वॉट एवर यू आर राइटिंग, तो समझना बहुत जरूरी है। स्टाइल आप समझ गए, बॉडी में आपने जो उनने पूछा वही लिख दिया, फैक्ट्स लिख दिए, फिगर्स लिख दिए, डेटा लिख दिया, सपोर्ट। अब कंक्लूजन। कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कंक्लूजन के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, कंक्लूजन इज लाइक अ लैंडिंग ऑफ एन एयरप्लेन। जैसे हवाई जहाज लैंड होता है वैसे ही होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन एक इत्मीनान से, आराम से होना चाहिए, एब्रप्टली एंड नहीं होना चाहिए। समझ? ट्रेन चला रहे एकदम से रोक देंगे, क्या होगा ट्रेन का आप खुद जानते हैं। तो वैसे ही कंक्लूजन एक स्लो होना चाहिए। कंक्लूजन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ऑप्टिमिज्म। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो यू विल स्ट्रगल इन राइटिंग आंसर्स। यूपीएससी ऐसे लोगों को चाहता है जो देश के आगे संभालेंगे। वो उनकी सोच अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट्स को वो प्रेफर नहीं करते। तो पहला है ऑप्टिमिज्म। सेकेंड है नेशनल इंटरेस्ट। आपका ओपिनियन कुछ भी हो पूरे आंसर में, यू हैव टू अपहोल्ड द नेशनल इंटरेस्ट। ये 1-2 कॉमन चीजें हैं जो हर कंक्लूजन में 90% में वर्क करती हैं। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट राइट, है ना। आई होप दिस मच यू अंडरस्टैंड। तो कंक्लूजन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे नोट पे फिनिश करें। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, और वो पेसिमिस्टिक या किसी नेगेटिव चीज पे आप फिनिश करते हैं या जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो आप बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा ये तो क्वेश्चन से डिविएट हो गया और यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो आंसर राइटिंग का इतना सिंपल सा कला है। जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें
ये आंसर राइटिंग सेशंस हम 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। 10 घंटे में आपको पढ़ाता हूँ 1 to 1। वो 10 घंटे में हमें आपके आंसर राइटिंग, एक एक इंट्रो की लाइन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब हम उसको आपको डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं और आपको लाइव क्लासेस या हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए है, उसमें टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर राइटिंग में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे आंसर इवैल्यूएट कौन करे। सो देयर इज अ नीड ऑफ मेंटर। आप खुद लिखेंगे, खुद पढ़ सकते हैं, बट एक लेवल के बाद आपकी खुद की नॉलेज भी लिमिट हो जाएगी। वो खुद की नॉलेज लिमिट ना हो और आप जल्दी जल्दी चीजें सीखें, क्योंकि अगर आप 5 ईयर प्लान बना के बैठे इस एग्जाम को क्लियर करने का, तो लेट मी टेल यू, सरकार का भी 5 ईयर प्लान से तो है ना उम्मीद ही उठ गई है। तो इसीलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन भी खत्म कर दी। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा PDF कंपाइल किया है आंसर राइटिंग पे। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये PDF आपको इतनी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के पॉइंट्स में जो आपको मिसिंग लगते हैं व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि आंसर राइटिंग कई बार हमें हॉन्ट करती है कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना फिर लिखना शुरू करेंगे। लोग ऐसे ही करते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं लिखना शुरू करूँ। नहीं भाई, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आंसर राइटिंग शुड नॉट बी डन after some date. It should start from day 1. So don't make it one day I will write answer. Make it day 1. आज आपने ये वीडियो मेरा देखा है, आज से शुरू करो आंसर राइटिंग। आज से शुरू करेंगे तभी हम उस समय तक उतने वेल इक्विप्ड हो पाएंगे। इकोनॉमिक्स आपकी बहुत जगह हेल्प करता है। यही सेशन में मैं आपको हर संडे एक सेशन लेता हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शन का, जिसमें 4 आवर्स में मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन कवर करवाता हूँ। वो सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप आ सकते हैं। वहां पे मैं ये सारी चीजें आपको A to Z बताऊंगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सिलेबस, बुक्स, कैसे पढ़ना है, कवरेज, एवरीथिंग आई कवर दैट। सो मोस्ट वेलकम इन दैट सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव अ बिग थम्स अप, बिकॉज दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट वी गेट फ्रॉम यूट्यूब। कि आपने थम्स अप दिया, इसका मतलब बच्चों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं हम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आपको मुझसे अगर डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोहॉलिक्स फॉर मोर सच वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शन एंड अदर इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।